हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, जनरल इंजीनियरिंग का सीरीज स्टार्ट हुआ था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 17वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें इलेक्ट्रिकल का टॉपिक लिए हैं, द रिलक्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट मैग्नेटिक पाथ इज। ठीक है, स्ट्रेट मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस किसके ऊपर में डिपेंड करता है, ये आंसर देना है आपको। ठीक है, एक्चुअली ये मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन है। इसके बाद हम एसी फंडामेंटल से भी इसमें क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को अपोज करता है। मतलब जिस पाथ में मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रोड्यूस हो रहा है, उसी के पाथ को क्या करेगा, अपोज करता है रिलक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेगा, ऐसे तो आप डायरेक्टली अपोज कर रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा देखते हैं। रिलक्टेंस reluctance opposes the passage of magnetic flux line, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। ठीक है, और जैसे कि आप रेजिस्टेंस पढ़े हैं तो किसको अपोज करता है, वो करंट का अपोज करता है। उसी तरह रिलक्टेंस जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को अपोज करता है। मतलब एक तरह से सिमिलर, अब जैसे रेजिस्टेंस पढ़ते थे उसी तरह से ये भी है। तो यहाँ पे अगर रिलक्टेंस देखिएगा तो रिलक्टेंस जो होता है ये होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई फ्लक्स होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई फ्लक्स होता है आपका रिलक्टेंस। ठीक है, और आपको पता है कि फील्ड स्ट्रेंथ, अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का हम बात करें तो उसका इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू क्या होता है, एन आई बाई एल होता है। यहाँ पे एच आपका तो फील्ड स्ट्रेंथ हो गया और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। क्लियर है। और आई क्या है, मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। आई क्या है, मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। आई क्या हो गया आपका, सॉरी ये एल हो गया, एल हो गया। आई का अगर हम बात करें, आई क्या हो गया आपका, आई क्या है, करंट थ्रू द कॉइल। करंट थ्रू द कॉइल हो गया। और फ्लक्स अगर आपको निकालना है, फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट, ये सब फार्मूला वगैरह बता दिए। ठीक है, फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट में अगर आपको फ्लक्स का हम बात करें तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए होता है। ठीक है, और बी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इंटू एच होता है। तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एच इंटू ए लिखेंगे। और यहाँ पे म्यू एच का वैल्यू एन आई बाई एल हो जाएगा इंटू एरिया। अब यहाँ से अगर आप फाई का वैल्यू निकालिएगा तो एन आई डिवाइडेड बाई 1/म्यू इंटू 1/एरिया हो जाएगा। अब देखिए फाई इक्वल्स टू, ये क्या है आपका, ये है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट फोर्स, मैग्नेटिक मूवमेंट मोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से जो आप रिलक्टेंस का वैल्यू निकालिएगा तो 1/म्यू इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/म्यू इंटू ए। ठीक है, तो जो रिलक्टेंस होगा एल बाई म्यू इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, एल बाई म्यू इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिलक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। ठीक है, रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में लेंथ पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा आप देख लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इजिली कि किसका आंसर क्या होगा। तो एल बाई म्यू इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हो जाएगा एल बाई म्यू इंटू ए हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है,
तो रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को अपोज करता है। और इसका अगर हम अपोजिट का बात करें, रेसिप्रोकल का बात करें, तो परमियंस होता है। इसका अगर हम रेसिप्रोकल का बात करें तो परमियंस होता है, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर में नंबर ऑफ करंट टर्न्स को मेजर करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्या लिखिएगा, आप लिखिए यहाँ पे रिलक्टेंस के बारे में पहले लिखिए। रिलक्टेंस के बारे में सबसे पहले लिखिए, रिलक्टेंस क्या होता है, अभी हम जस्ट बताए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, it is the property of magnetic circuit opposing the passage of magnetic flux line, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या है, जैसे कि आपका जैसे सर्किट होता है, इसमें मान लीजिए रजिस्टर है, वोल्टेज है, तो इस तरह के सर्किट में अगर हम बात करें जिसमें कि रजिस्टर और वोल्टेज होता है, उसमें क्या करंट का फ्लो होता है। उसी तरह मैग्नेटिक अगर सर्किट है तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स का फ्लो होता है, उसमें जो लाइन जनरेट होता है उसी को फ्लक्स लाइन बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलक्टेंस हो गया, जैसे कि रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रॉपर्टी होता है जो कि करंट को फ्लो को अपोज करता है, उसी तरह रिलक्टेंस भी जो है वो मैग्नेटिक सर्किट का प्रॉपर्टी है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को अपोज करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं परमियंस का। परमियंस के बारे में तो ऑलरेडी हम बता दिए हैं कि it is the reciprocal of reluctance, ठीक है। और ये क्या करता है, इज अ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स for a for a number of current turns in a magnetic circuit, नंबर ऑफ करंट टर्न्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट, मतलब परमियंस क्या हो जाएगा। अब आपका जो रिलक्टेंस था वो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई क्या था, फ्लक्स था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक, ये उल्टा हो जाएगा, तो फाई डिवाइडेड बाई क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है, परमियंस हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम आपसे पूछे कि इसका यूनिट क्या होगा, परमियंस का एसआई यूनिट क्या होगा, तो वो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमियंस जो है, इसका एसआई यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, वेबर वेबर पर एम्पियर टर्न होगा, एम्पियर टर्न होगा। इसको हम हेनरी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका देखिए रेजिस्टेंस जो है क्या करता है, जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज करता है, ठीक है। कंडक्टेंस क्या करता है, कंडक्टेंस क्या होता है, जैसे कि कंडक्टेंस जो है वो इसी का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, जिसको कि हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें रिलक्टेंस का, तो रिलक्टेंस क्या करता है, अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, ठीक है। और उसी तरह क्या हो जाएगा, परमियंस हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका परमियंस, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर इसका क्लियरली आपको पता चल गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In order to produce a flux of 10 microweber in an air gap of length 0.2 mm and area of cross section is 1 cm square, the magnetic moment motive force required, ठीक है।
देखिए, अब ये बार बार आपके सामने वर्ड आ रहा है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। देखिए, आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़े होंगे। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो होता है, तो वो किसके वजह से होता है? वो होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो करता है उसको स्ट्रेंथ देता है। उसी तरह मैग्नेटिक फ्लो लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स को जो फ्लो करवाएगा मैग्नेटिक सर्किट में, वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट मोटिव फोर्स होता है। ठीक है, क्लियर समझ में आया? लिख लीजिए, नहीं समझ में आया तो आप लिखिए यहाँ पे कि मैग्नेटिक मोमेंट मोटिव फोर्स के बारे में हम बता रहे हैं, एमएमएफ। ठीक है, द करंट फ्लोइंग इन, सबसे पहले तो ईएमएफ के बारे में लिख दिया, करंट फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is due to the existence of EMF, electromotive force, similar magnetic moment force, similarly देखिए, हम आपको इलेक्ट्रिक सर्किट से कंपेयर कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट से आपको कंपेयर कराते हुए चल रहे हैं। सिमिलरली क्या हम लिखेंगे यहाँ पे? क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे? मैग्नेटिक मोमेंट मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, लिख लीजिए मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स is to drive required to drive the magnetic flux in the magnetic circuit. Magnetomotive force is required to drive the magnetic flux in the magnetic circuit. ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, दोनों आपको क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक प्रेशर है, द मैग्नेटिक प्रेशर, और एक पॉइंट लिख लिए यहाँ पे, द मैग्नेटिक प्रेशर which setups the magnetic flux, which setups the magnetic flux in a magnetic circuit is called मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ। ठीक है, ईएमएफ एमएमएफ दोनों समझ में आ गया आपको? अब देखिए, अब फार्मूला पे आइए, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। ये फार्मूला क्या बोल रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस होगा। ठीक है, फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस होगा। फ्लक्स के जगह पे रिलक्टेंस के जगह पे हम अगर एस से डिनोट करते हैं रिलक्टेंस को, ठीक है, तो चाहे आप इससे भी डिनोट कर सकते हैं। आर पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, इस तरह का कुछ करके होता है। ठीक है, ये आपका रिलक्टेंस हो गया 1/μ0 μr इंटू ए। अभी हम आपको बताएं आप, तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है एयर गैप लेंथ L इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.2 mm। ठीक है, L इक्वल्स टू एयर गैप लेंथ दिया हुआ है 0.2 mm। ठीक है, इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर करेंगे। ठीक है, क्रॉस सेक्शन अगर हम एरिया का बात करें तो ये दिया हुआ है 1 cm²। ठीक है, तो ये 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप विल बी, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, एयर गैप का रिलक्टेंस क्या होगा? एस इक्वल्स टू 1/μ इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो 0.2 इंटू 10⁻³ म्यू का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷
और एरिया हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। म्यू का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 पाई × 10⁻⁻⁷, और एरिया हो जाएगा, और म्यू आर जो हो जाएगा, म्यू नॉट और म्यू आर है ना, म्यू आर हो जाएगा म्यू नॉट हो जाएगा, तो म्यू ए एरिया क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा म्यू आर, और एरिया क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁴, तो यहाँ पे पुट करिएगा तो 2/4 पाई × 10⁻⁻⁷। अगर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स निकालना है, तो फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है 100 × 10⁻⁻⁶, और रिलक्टेंस का वैल्यू आप निकाले 2/4 पाई × 10⁻⁷। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करिएगा तो 500 पाई एम्पियर टर्न इसका एसआई यूनिट होता है। एक्चुअली फ्लक्स इक्वल्स टू एनआई होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का और करंट का, तो करंट का एम्पियर हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स का टर्न्स हो जाएगा, तो एम्पियर टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 500/पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज एन इम्प्योरिटी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर आप कार्बन इम्प्योरिटीज इसमें ऐड कर देते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या डिक्रीज हो जाता है, परमिएबिलिटी जो हो जाएगा इसका डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज हो जाएगा, परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिस्पॉन्ड हाउ मच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इट कैन सपोर्ट टू पास थ्रू द इटसेल्फ विद इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या हो गया, डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपेबिलिटी, मतलब कितना मैग्नेटिक कैपेबिलिटी है, डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन परमिएबल कैपेबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन कैपेबिलिटी मतलब कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो जा रहा है, वो क्या होता है, परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी से होता है। जैसे कि आपको पता है कि परमिएबिलिटी म्यू इक्वल्स टू B/H होता है, B इक्वल्स टू म्यू एच, आपको बताया है ना, B इक्वल्स टू म्यू एच हो जाएगा, जहाँ पे B आपका क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, B क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है। और H क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, H क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, ठीक है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू B/H हो जाएगा, ठीक है। परमिएबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं रहेगा, जैसे कि आपको वो हर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ग्रेन साइज पे भी डिपेंड करेगा। ये यहाँ पे बोल रहा है कार्बन अगर इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल का क्या हो जाता है, तो परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा मैग्नेटाइजेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ कॉइल्स of 500 tons wound on a core of non-magnetic material has an inductance of 20 mH. The average value of EMF induced when the current of 2 ampere is reserved in 5 मिलीसेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखिए क्या दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए इंडक्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है 20 mH दिया हुआ है। करंट कितना दिया हुआ है, करंट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका 2 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। टाइम का जो वैल्यू दिया हुआ है 5 मिलीसेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए कॉइल ऑफ 500 टन्स वाउंड ऑन ए कोर ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैज इंडक्टेंस ऑफ 20 mH. द एवरेज वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज रिजर्व्ड इन 5 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, ईएमएफ पूछ रहा है, ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ई इक्वल्स टू LdI/dt होता है, पढ़े होंगे आप, ठीक है, पहले भी बताया हम कई बार। तो एल का वैल्यू 20 × 10⁻³ मिली हेनरी दिया हुआ है, तो 20 × 10⁻³ करेंगे इनटू आपका करंट का जो वैल्यू है, चेंज इन करंट बोल रहा है, 2 एम्पियर करंट जो है रिवर्स हो रहा है, मतलब पहले 2 एम्पियर लगा, फिर से 2 एम्पियर -2 एम्पियर लगा, रिवर्स हो गया। तो अगर आप चेंज इन करंट निकालिएगा, DI का वैल्यू निकालिएगा, तो 2 - (-2) 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई DT का वैल्यू अगर आप निकालते हैं
तो कितना सेकेंड में चेंज हुआ है, 5 मिली सेकेंड में। 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 के 20 हो जाएगा और 6 को 16 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is a magnetic material in which permanent atomic magnetic dipole has parallel orientation? ठीक है, तो ये किस सब्सटेंस में होगा, तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है। देखिए ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल इन विच परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल हैज पैरेलल, अगर ओरिएंटेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे। ठीक है, अगर पैरामैग्नेटिक होता है, अगर पैरामैग्नेटिक होता है तो उसमें क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन जो है आपका ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, पैरेलल नहीं होगा, जिगजैग में होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक का अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल है, एटॉमिक जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इस केसेस में फेरोमैग्नेटिक के केसेस में ये आपका पूरा तरह से पैरेलल होता है, ऐसे होता है फेरोमैग्नेटिक में। फिर उसी तरह अगर हम पूछ रहे कि एंटी फेरोमैग्नेटिक में, ठीक है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में अगर आप देखिएगा तो क्या होगा, आपका एक का डायरेक्शन इधर होगा और एक का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, फिर एक का डायरेक्शन ऐसे होगा और फिर एक का डायरेक्शन क्या होगा, आपको एक लेयर का डायरेक्शन अपोजिट होगा। पैरेलल है लेकिन इसका ओरिएंटेशन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, एक लेयर के बाद। ठीक है, तो ये आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया। अब एक होता है आपका फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक आपका क्या होगा, एक पूरा ऐसे जाएगा और दूसरा जो लाइन होगा वो छोटा लाइन होगा, मतलब छोटा पार्टिकल्स होगा। ठीक है, वीक होगा। ठीक है, ये आपका फेरी मैग्नेटिक है। ठीक है, हम यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक का। तो फेरोमैग्नेटिक क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल इन विच परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल हैज ए पैरेलल ओरिएंटेशन। परमानेंट आपका एटॉमिक मॉडल का परमानेंट पैरेलल ओरिएंटेशन होता है, तो वो आपका फेरोमैग्नेटिक का होता है। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा लिख लीजिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, द सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, ये पहले भी हम कई बार बता दिए, विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। एग्जाम्पल आप लोग को बताना है, क्या होगा एग्जाम्पल बताइए। स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। When placed in an external magnetic field in the same direction, to the applied field, are called ferromagnetic substance. आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ये क्या हो जाएगा आपका, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो सब्सटेंस होगा स्ट्रांगली अफेक्टेड होगा मैग्नेट से। ठीक है, दिस सब्सटेंस आर, ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक ये हो गया आपका कोबाल्ट।
दीज सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल्स से कैरेक्टराइज होता है पैरेलल मैग्नेट अलाइनमेंट से। इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बाय रिमूविंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड इट डज नॉट लूजेस इट्स मैग्नेटाइजेशन। तो ये पूरा का पूरा आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हो गया। आप देखिए ये चीज़ आप याद रखिएगा, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रिलेटिव परमेबिलिटी डाईमैग्नेटिक का सबसे कम होता है, पैरामैग्नेटिक का ग्रेटर देन 1 होता है और फेरोमैग्नेटिक का 1 से बहुत ज़्यादा होता है। इसमें 1 से ज़्यादा होता है, इसमें 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी भी फेरोमैग्नेटिक में ज़्यादा होता है। हमेशा आप याद रखें फेरोमैग्नेटिक में सब ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक में सब के सब ज़्यादा है। ठीक है, टाइम पैरामैग्नेटिक में ग्रेटर देन 1 होगा, 10⁻⁵ से 10⁻³ होगा सस्पेक्टिबिलिटी, और म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट ऑफ अपोजिंग द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इज कॉल्ड। अभी हम जस्ट बताएं, इसका आंसर तो आपको एटलीस्ट इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद आना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि जो मैग्नेटिक सर्किट को अपोज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को अपोज करता है, वो क्या होता है, कौन सा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए। ठीक है, कौन सा होगा, रिलक्टेंस होगा। मैग्नेटिक सर्किट फ्लक्स लाइंस को जो अपोज करेगा, पैसेज को जो अपोज करेगा, वो क्या होगा, रिलक्टेंस होगा। रिलक्टेंस अपोजेस द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लाइंस। ठीक है, और रिलक्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई फ्लक्स, ये होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस आपको पता है कि अगर RLC सर्किट है तो R प्लस J इंटू X जो हो गया वो इम्पीडेंस हो गया। ठीक है, जो कि जहाँ पे कि जेड जो है वो आपका इम्पीडेंस इन ओम है, R जो रेजिस्टेंस है इन ओम, और ये क्या है, रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस है। ठीक है, जेड क्या है, इम्पीडेंस है, जेड क्या है, इम्पीडेंस है। ठीक है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, और जे क्या है, जे आपका क्या है, रिएक्टेंस है। ये सब ओम में होगा, ये सब किस में होगा, ओम में होगा। एडमिटेंस का अगर कोई बात करे आपसे, एडमिटेंस तो ये क्या होता है, y इक्वल्स टू ए प्लस जे इंटू बी होता है। ठीक है, और इसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं, सीमेंस में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा वो r डिवाइडेड बाई r² प्लस x² होगा, और जो b होगा वो आपका सस्पेक्टेंस होगा, और a क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। ये -x डिवाइडेड बाई r² प्लस x² होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन मैग्नेटिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू करंट एंड रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कितना अच्छा क्वेश्चन, अभी जस्ट हम बताएं आप लोग को ये क्वेश्चन। ठीक है, कि मैग्नेटिक सर्किट में जो करंट होता है वो किसको डिनोट करता है, वो फ्लक्स को डिनोट करता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो रिलक्टेंस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, और इधर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। एक तरफ लिख दिया हम मैग्नेटिक सर्किट और दूसरा तरफ लिख दिया हम इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, एमएमएफ बाय रिलक्टेंस होता है, और इसमें जो करंट होता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या हो जाएगा, वोल्टेज V बाई R होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्स होता है इसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं, मेजर किस में करते हैं, वेबर में मेजर करते हैं, और इसको हम लोग किस में करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें परमियंस क्या होता है, परमियंस जो होता है वो आपका हो जाएगा 1 बाई रिलक्टेंस, और आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंडक्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, 1 बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी फाई इक्वल्स टू क्या होगा, B बाई ए होगा। फ्लक्स डेंसिटी फाई इक्वल्स टू B बाई ए होगा। इसमें करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I बाई ए होगा। ठीक है,
फ्लक्स डेंसिटी इसमें आपका आई बाई फाई इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं यहाँ पे, ये तो ठीक है आपका, यहाँ पे बी इक्वल्स टू फ्लक्स, बी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, फाई बाई ए हो जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी है, बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है। और यहाँ का परमेबिलिटी, यहाँ परमेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है, रिलक्टेंस प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होता है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पर्टिकुलर सर्किट a coil having a self inductance of 2 Henry is required to carry a current of 4 ampere. A capacitor rated of 400 volt is used across the coil in order to prevent sparking during the breaking of the circuit. The value of capacitor needed is, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्टिकुलर सर्किट अ कॉइल हैविंग ए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। एक कैपेसिटर मतलब एक इंडक्टेंस दिया हुआ है, एक कैपेसिटेंस दिया हुआ, कैपेसिटर दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, स्पार्किंग ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ सर्किट के दौरान रोकना है। तो कितना होगा, वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो हम दोनों के एनर्जी को इक्वल कर देते हैं, तभी रुक पाएगा ये। एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर EL क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर होता है। एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर इसी इक्वल्स टू होता है हाफ CV स्क्वायर होता है, 1/2 CV स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में L का वैल्यू 2 हेनरी दिया हुआ है, I का वैल्यू दिया हुआ है 4 एम्पियर, और आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 400 वोल्ट दिया हुआ है। तो इस कंसेप्ट से हाफ LI स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, L का वैल्यू क्या होगा, 2 हेनरी होगा, I का वैल्यू क्या होगा, 4 स्क्वायर होगा, और आपका C और V का वैल्यू क्या होगा, 400 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप C निकालते हैं तो 32 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 200 माइक्रो फैराडे इसका आंसर हो जाएगा। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 200 माइक्रो फैराडे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 किसमें दिया हुआ है, आपका डी में दिया हुआ है 200, तो इसका 200 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट फॉर स्टेब्लिशिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, in an electric magnetic circuit for establishing a magnetic field, हम लोग क्या करते हैं, energy must be spent through no energy is required to maintain it, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट में जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करते हैं तो एनर्जी जो होता है वहाँ पे खर्च होता है, लेकिन मेंटेन के लिए कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसका इतना ही याद रखिए एक्सप्लेनेशन, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट में बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है। ये हम बताएं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NI/L होता है, ठीक है। B इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू म्यू इंटू H होता है, क्लियर है यहाँ तक। फाई इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू B इंटू A होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फाई बाई A इक्वल्स टू, ठीक है, म्यू NI/L लिख सकते हैं, कैसे, फाई इक्वल्स टू B/A होता है, ठीक है। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई/A होता है, B इक्वल्स टू म्यू H होता है, म्यू इंटू NI/L हो जाएगा। मतलब यहाँ से म्यू इक्वल्स इंटू NI/L, यहाँ से म्यू इक्वल्स टू फाई/A, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल्स टू मिल जाएगा NI डिवाइडेड बाई
1/μ × a हो जाएगा, L/μ × a हो जाएगा। अब यहाँ पे Ni/L/μ × a हो जाता है, क्या हो जाता है आपका फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Ni/L/μ × a हो जाएगा। क्लियर है। और जो रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा 1/μ × a होगा रिलक्टेंस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कपल्ड कॉइल्स with L1 L2 equals to 0.5 H and having coupling coefficient of K equals to 0.75, then the turn ratio N1/N2 क्या होगा। ठीक है, देखिए आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है कॉइल के अंदर में L इक्वल्स टू वो क्या होता है μ0 N² A डिवाइडेड बाई L होता है। सेल्फ इंडक्टेंस जो है, सेल्फ इंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो आपका क्या होता है, ठीक है, वो आपका होता है μ0 N² A बाई L होगा। L क्या है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है, और आपका N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, A क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और L जो है वो लेंथ है। ठीक है, तो जो L का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² है। मतलब जो L1/L2 अगर निकालेंगे तो N1² डिवाइडेड बाई N2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू 0.5 H दिया हुआ है। ठीक है, तो N1/N2 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे N1/N2, L1 और L2 0.5 दिया हुआ, दोनों एक ही है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 रूट अंडर, तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच टू वैल्यूज आर प्लॉटेड ऑन BH कर्व ग्राफ। ठीक है, BH कर्व जो कर्व है ये आपका रिलेशनशिप होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B में और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H में। ठीक है, ये किसके किस बीच में होता है, फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फोर्स में ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली यही आंसर हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, ये आपका, इससे आप ये कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, BH कर्व अगर आप ड्रॉ करिएगा H और ये B पे। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा आपका BH कर्व, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ये फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच में रिलेशन होता है, प्लॉट होता है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन जो है AC फंडामेंटल से क्वेश्चन है, आपका सिलेबस में AC फंडामेंटल्स भी दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए VT इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, VT इक्वल्स टू दिया हुआ है 12 cos 50t plus 10 degree is the expression of a sinusoidal voltage. Find the maximum amplitude. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे VT दिया हुआ है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, alternating current varying sinusoidally for the current varying sinusoidally for the current is given by I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Im साइन ओमेगा t प्लस फाइव होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ओमेगा होगा वो क्या होगा 2πf होगा। ठीक है, Im क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू और पिक वैल्यू,
एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Vt दिया हुआ है, Vt इक्वल्स टू 12 cos 50t प्लस 10 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे V का एक इक्वेशन होता है, Vt का ये एक इक्वेशन होता है Vm, ठीक है, cos ओमेगा t प्लस फाई होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vm इक्वल्स टू 12 वोल्ट हो जाएगा, और आपका फ्रीक्वेंसी जो होगा, ओमेगा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 50 रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जो मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपको 12 इसका आंसर याद रखना है। फॉर अ साइनसॉइडल वेव द वैल्यू ऑफ द क्रेस्ट फैक्टर इज, द वैल्यू ऑफ क्रेस्ट फैक्टर, और इसी को हम बोलते हैं पीक फैक्टर। ये क्या होता है, क्रेस्ट फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर। ये रेशियो होता है मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो होता है। ठीक है, और एक होता है आपका फॉर्म फैक्टर, ये होता है आपका आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, तो साइनसॉइडल वेव फॉर्म के लिए, फॉर साइनसॉइडल वेव फॉर्म, और साइनसॉइडल वेव फॉर्म, इसके लिए जो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.11 होता है, और जो आपका क्रेस्ट फैक्टर और पिक फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1.414 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.414 हो जाएगा। ठीक है, 1.414 हो जाएगा। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू आपका होता है, सपोज दैट अगर वोल्टेज करना है तो Vm बाई √2 होता है आपका आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू कितना होता है, 2 Vm बाई पाई होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, और क्वेश्चन में मैक्सिमम तो दिया ही होगा। ठीक है, तो इसका आप याद रखिएगा 1.11 होता है, और आपका 1.414 होता है उसके लिए। ठीक है, अब सबके लिए अलग अलग फार्मूला है। ठीक है, स्क्वायर वेव के लिए अलग वैल्यू है, और आपका साइनसॉइडल के लिए अलग वैल्यू है, एवरेज वैल्यू आपका हो गया या फिर मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये सबका अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, इस तरह से याद भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइनसॉइडल वेव का। साइनसॉइडल वेव का अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ये होगा आपका पाई, ये हो गया आपका 2 पाई, ये आपका यहाँ पे जो हो गया ये मैक्सिमम हो गया, ये आपका टी हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ए एम होगा, और एवरेज वैल्यू कितना होगा, एवरेज वैल्यू कितना होगा, 2 बाई पाई होगा। ठीक है, इसमें, और आरएमएस वैल्यू कितना होगा, बाई √2 होगा। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे निकालना है क्रेस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर। तो इस केस में हम बात कर लेते हैं क्रेस्ट फैक्टर का। तो क्रेस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
देखिए ना, मैक्सिमम वैल्यू ए एम डिवाइडेड बाई आर एम एस वैल्यू ए एम बाई √2। ठीक है, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, √2 का वैल्यू 1.414 आ गया ना, 1.414। अगर हम यहाँ पे फॉर्म फैक्टर निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे फॉर्म फैक्टर निकालते हैं तो इसमें क्या होगा, फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्म फैक्टर का क्या फॉर्मूला है देखिए, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या है, आरएमएस वैल्यू भाई एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कितना है, आरएमएस वैल्यू ए एम बाई √2 है। ठीक है, और आपका एवरेज वैल्यू कितना है, 2 AM बाई पाई है। ठीक है, यही है ना। तो यहाँ से अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1.1 आता है, ये आपका साइनसोइडल वेव के अंदर में आएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें इसी में स्क्वायर वेव के बारे में, अगर नेक्स्ट हम इसी में बात करें स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखिएगा स्क्वायर वेव में, इसका आपका डायग्राम इस तरह से हो जाएगा, ये आपका टी हो गया, ये आपका ए एम हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे ए माइनस एम होगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस एम होगा। ठीक है, तो अगर अब इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, ए एम होगा। मैक्सिमम जो वैल्यू होगा ए एम होगा। एवरेज वैल्यू में क्या होगा स्क्वायर वेव में, ए एम होगा। इसके बाद हम बात करें आरएमएस वैल्यू में क्या होगा, ए एम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप फॉर्म फैक्टर बढ़िया तरीका से निकाल सकते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या होगा, फॉर्म फैक्टर फॉर्मूला देखिए, फॉर्म फैक्टर का क्या है, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर वेव में ये वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। क्रेस्ट फैक्टर और पिक फैक्टर क्या होगा, क्रेस्ट फैक्टर और पिक फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू। ये बार बार निकालिएगा तो आपको प्रैक्टिस होगा कि इसका फॉर्मूला याद रखने का, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एम है, आरएमएस वैल्यू कितना है, एम है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। मतलब इस केस में स्क्वायर वेव के केस में आपका फॉर्म फैक्टर भी 1 होगा और आपका जो क्रेस्ट फैक्टर है वो भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं ट्रिंगुलर वेव में। ठीक है, दूसरा तीसरा नंबर ट्रिंगुलर वेव। ट्रिंगुलर वेव में आप देखिएगा, ट्रिंगुलर वेव में, तो ट्रिंगुलर वेव का अगर डायग्राम हम बनाएं तो ट्रिंगुलर फॉर्म में होगा। इसका ये है, ट्रिंगुलर वेव जो है ये है, और इसका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा और ये आपका टी हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ए एम है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना है, एवरेज वैल्यू का अगर हम बात करें यहाँ पे एवरेज वैल्यू का, तो ए एम बाई 2 होता है, मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, और अगर हम आर एम एस वैल्यू का बात करें, आर एम एस वैल्यू का, आर एम एस वैल्यू का, तो इसमें कितना हो जाएगा, ए एम बाई √3 हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिए फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बार बार लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है। फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू आर एम एस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू होगा, आर एम एस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू होगा। अगर आपको यहाँ पे निकालना है कैपेसिटी फैक्टर और पीक फैक्टर, तो इसका वैल्यू बराबर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कितना है, आरएमएस वैल्यू ए एम बाई √3 है। ठीक है, एवरेज वैल्यू कितना है, ए एम बाई 2 है। तो इससे आप स्क्वायर वेव में निकाल लीजिएगा तो 2/√3 आएगा। ठीक है, और इसमें जो आपका पिक फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू है आपका ए एम और ये है आपका ए एम बाई √3, तो पिक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये सारे जो भी हम बताएं हम, ठीक है, उसको आप जरूर जरूर याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू वोल्टेज
across V1 equals to 5 angle 45 degree, V2 equals to 50 angle minus 45 degree are connected in a series order, what will be the resulting voltage। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आने का काफी चांस रहता है। तो देखिए रिलेशन होता है पोलर फॉर्म में और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, आप पढ़े होंगे 11th में, अगर आप पढ़े होंगे तो x प्लस जे इंटू वाई होता है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है आपका आर एंगल थीटा होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, लिखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म टू पोलर फॉर्म। ठीक है, देखिए आप लोग को हम कंप्लीट करा रहे हैं, कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि हम जो भारी थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है उसको छोड़ दें, सिर्फ हल्का हल्का करा दें, या फिर जो हमको ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ये चीज़ करिए, देखिएगा r इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, अगर आपको r निकालना होगा इसमें से। ठीक है, और यहाँ पे थीटा निकालना होगा तो tan इनवर्स y बाई एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा नंबर, अगर पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, पोलर फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो इसमें क्या करेगा, x प्लस जे इंटू वाई इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस जे इंटू साइन थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो ये करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, V1 इक्वल्स टू 50 और एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। इसको अगर हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे r cos थीटा प्लस जे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ है 50 cos 45 प्लस j इंटू 50 साइन 45। कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं है, 50 इंटू 1/√2 प्लस j इंटू 50 इंटू 1/√2। अब आप यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 1.414 करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, 50 डिवाइडेड बाई 1.414 करिएगा, 50 डिवाइडेड बाई 1.414 करिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 35.35 आएगा, 35.35 आएगा प्लस 35.35 ये जे हो जाएगा। ठीक है, ये दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ पे V2 फिर आपको निकालना है, तो 50 एंगल माइनस 45 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 35.35 माइनस ऑफ j इंटू 35.35 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, V निकालना है, तो V1 प्लस V2 कर देंगे। ठीक है, V1 प्लस V2 करेंगे, तो V1 प्लस V2 करेंगे तो आप 35 और 35 क्या हो जाएगा 70.70। ठीक है, प्लस ये और ये प्लस और प्लस प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा, तो ये j इंटू जीरो हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे अगर आपको इसको फिर से इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, तो इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा तो क्या आएगा, रिजल्टेंट जो आपका वोल्टेज आएगा वो आएगा 50√2। अभी हम आपको बताएं कि पोलर फॉर्म से कैसे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे करेगा, r इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना, तो x के जगह पे 70 दिया हुआ है और j की जगह पे 0 दिया हुआ है y की जगह पे, तो रूट 70.70 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसका करिएगा आप तो क्या आएगा आपका वैल्यू, तो यहाँ पे इसका अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकालेगा, ये 50√2 कैसा है ये बता रहे हैं, तो ये इसका वैल्यू जो है 50√2 आता है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आता है 50√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी कैलकुलेट, इसका तो वैल्यू 70.70 आएगा और 50√2 अगर आप निकालते हैं तो 70, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है इसीलिए हमको ऐसे करना पड़ रहा है। अब हमको एंगल निकालना है। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 बाई एक्स का वैल्यू 70.70। ये tan इनवर्स 0 इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आएगा। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रिजल्टेंट वोल्टेज, अगर आपसे कोई पूछे रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V का वैल्यू 50√2 और एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज का वैल्यू। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 50√2 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनेगा एग्जाम में, ठीक है। एक और भी मेथड है अल्टरनेटिव मेथड में, जैसे कि आप डायग्राम से बना सकते हैं, फेजर डायग्राम से। अल्टरनेटिव मेथड एक और मेथड है, आप डायग्राम से भी बना सकते हैं। जैसे कि आपका क्या है, पहला वाला में V का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। सेकेंड में -45 डिग्री दिया हुआ है, -45 डिग्री दिया हुआ है। ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा। मतलब V इक्वल्स टू √V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, तो आपको पता है कि ये अगर V है, ये अगर V है 90 डिग्री पे, तो ये वाला कितना होता है, V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 50√2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका V1 और जो V2 है वो सेम मैग्नीट्यूड में है, so the resultant direction will be in a phase with V. So the resultant direction will be इन अ फेज विथ V, मतलब 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते हैं, डायरेक्टली आप ऐसे बिना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये सब किए हुए आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेज वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ए लोड एलिमेंट आर इतना, डिटरमाइन द इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस ऑफ द लोड, ठीक है। इम्पीडेंस निकालना है और एडमिटेंस निकालना है। कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है V इक्वल्स टू 100 और एंगल जो दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और आपका जो I दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 और जो एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री एम्पियर दिया हुआ है, ये वोल्ट दिया हुआ है। Z इक्वल्स टू हम आपको बताए थे इम्पिडेंस होता है, RLC सर्किट अगर आप लीजिएगा तो सबका एक इक्विवेलेंट होता है। Z इक्वल्स टू इम्पिडेंस, ये भी रेजिस्टेंस ही एक तरह का। तो I डिवाइडेड बाई सॉरी V इक्वल्स टू IR होता है ना, V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। तो R इक्वल्स टू V बाई I होगा, तो Z इक्वल्स टू उसी तरह से क्या हो जाएगा, V बाई I होगा। Z इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई I होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, V का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 100 और एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 5 और एंगल कितना दिया हुआ है 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये 20 हो जाएगा, 20 500 हो जाएगा। और ये जो आपका 45 डिग्री और 15 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा, मतलब ये डिवाइड बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री ओम आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, एडमिटेंस निकालना है। तो 1/z होता है एडमिटेंस का वैल्यू, तो 1/20 और एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का रिवर्स क्या हो जाएगा, 0.05 माइनस ऑफ 30 डिग्री। तो किस में दिया हुआ है, Z इक्वल्स टू 20 डिग्री 20 और एंगल 30 डिग्री और Y 0.05 माइनस 30, ये दिया हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया बढ़िया तरीका से कि क्या होता है। देखिए अब थोड़ा सा लिख लीजिए आप इम्पिडेंस के बारे में। ऐसे तो हम बता दें कि इम्पिडेंस क्या होता है, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द, ये जस्ट लाइक रेजिस्टेंस जो आप पढ़े थे ना वही इम्पिडेंस है। लेकिन इम्पिडेंस में क्या होता है, सारा जो आपका जो भी अपोज करता है करंट को, सबको इसमें ले लेता है। इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ अपोजिशन, मेजर ऑफ अपोजिशन, मेजर ऑफ अपोजिशन दैट अ सर्किट, दैट अ circuit, that a circuit presents to a current, presents to a current when a voltage is applied, when a voltage is applied,
व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट, ये तो पता ही है, इट इज द वोल्टेज, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। ठीक है, ये क्या है, इम्पीडेंस जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि जिसका यूनिट रेजिस्टेंस के समान ही होता है, जिसका एक यूनिट क्या होता है, ओम होता है। लिखिए, क्या है, लिख लीजिए, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इम्पीडेंस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर with the same unit as resistance, with the same unit as resistance for which SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ओम हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाई जेड। ठीक है, इसको हम पोलर फॉर्म में जेड मैग्नीट्यूड और थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में। एडमिटेंस क्या होता है, जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट और रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, मतलब ये शो करता है एडमिटेंस कि कितना इजीली किसी भी सर्किट में या फिर डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आपका एडमिटेंस होता है। एडमिटेंस आप क्या करिए, रिवर्स लिख दीजिए, साइन यूनिट ऑफ एडमिटेंस क्या होता है, सीमेंस हो जाएगा, मो जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एडमिटेंस हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वोल्टेज एंड द करंट इन एन एलिमेंट आर गिवन एज, वोल्टेज दिया हुआ ये और करंट दिया हुआ ये, फाइंड द पावर निकालना है। अब पावर भी बताने की जरूरत है आपको, पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर क्या होता है, V इंटू आई होता है। P इक्वल्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी लिखते हैं, V स्क्वायर भी बाई आर भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P इक्वल्स टू वी आई हम कर देते हैं, तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, V का वैल्यू 12 ई का पावर माइनस 8t इंटू 6 इंटू 5 ई का पावर माइनस 8t। ठीक है, तो 12 पाँचे 60 इंटू ई का पावर माइनस 8t और माइनस 8t कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू ई का पावर कितना हो जाएगा, माइनस 16t हो जाएगा। तो 60 इंटू ई का पावर माइनस 16t वाट हो जाएगा। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, V1 का वैल्यू दिया हुआ है, V2 का वैल्यू दिया हुआ है, आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, फाइंड द रिजल्टेंट वोल्टेज। अभी जस्ट हम बताए थे आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बना लीजिएगा कि बना दे, आप लोग बना लीजिएगा कि बना दे, चलिए बना ही देते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए इसका क्या है, पोलर फॉर्म से, पोलर से अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे करते हैं, जो आपका जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है ये होता है आपका a प्लस आई बी होता है, या फिर x प्लस आई, ए प्लस जेड भी हम लिखते हैं, आई मत लिखिए यहाँ पे, a प्लस जेड भी होता है। ये आपका कौन सा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, या फिर इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको पोलर फॉर्म लिखना है, पोलर फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एंगल टेन इनवर्स बी बाई ए, ये होता है आपका। एक्चुअली हम आर एंगल थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर से अगर पोलर में कन्वर्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर से अगर, ये तो था कि आप पोलर से रेक्टेंगुलर में कैसे, रेक्टेंगुलर से रेक्टेंगुलर टू पोलर अगर कन्वर्ट करते हैं तो आप पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म जो है आपका हो जाएगा भी एंगल थीटा हो जाएगा। और आपका जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, भी कॉस थीटा प्लस जे इंटू भी साइन थीटा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का अगर हम बात करें, क्वेश्चन में दिया हुआ है V1 जो दिया हुआ है 25 एंगल 0 डिग्री दिया हुआ है, V2 कितना दिया हुआ है 10 एंगल 36.87 डिग्री वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो V1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 25 कॉस 0 डिग्री प्लस जे इंटू 25 साइन 0 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अगर आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो 25 आएगा, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 इक्वल्स टू 0 होता है। V2 इक्वल्स टू निकालिएगा तो 10 cos 36.87 प्लस 10 साइन j इंटू 10 साइन 36.87, ये होगा आपका। ठीक है, तो V2 का अगर वैल्यू आप निकालते हैं तो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 36.87 का वैल्यू 0.8 दिया हुआ है प्लस j इंटू
10 इंटू साइन 36.87 का वैल्यू 0.6 दिया हुआ है। तो इससे अगर आप निकालते हैं तो 8 प्लस जे इंटू 6 आ जाता है। ठीक है, मतलब V2 इक्वल्स टू 8 प्लस जे इंटू 6 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, सीरीज कनेक्शन में V1 प्लस V2 निकालना है। तो V1 प्लस V2 निकालिएगा तो क्या आएगा, V1 का जो वैल्यू है वो है आपका 25 वोल्ट प्लस V2 का वैल्यू 8 प्लस जे इंटू 6, तो 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33 प्लस जे इंटू 6 वोल्ट आ जाएगा। तो VS का वैल्यू 33 प्लस जे इंटू 6 वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किस में दिया हुआ है, देखिए 33 प्लस जे इंटू 6 ये इसमें दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम करंट इन ए साइनसोइडल AC सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट 30 डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम करंट दिया हुआ है साइनसोइडल AC सर्किट 10 एम्पियर दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस करंट एट 30 डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए साइनसोइडल वेव दिया हुआ है यहाँ पे। तो साइनसोइडल वेव जो होता है वो सिग्नल के साथ वैरी करता है, और वो उसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं IT इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे जो IM होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम करंट होगा, या फिर इसको हम पिक वैल्यू ऑफ करंट भी बोल सकते हैं, पिक वैल्यू ऑफ करंट भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे W क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे IM का वैल्यू क्या है, IM का वैल्यू दिया हुआ है, मैक्सिमम करंट इन साइनसोइडल AC सर्किट 10 एम्पियर दिया हुआ है। ओमेगा टी का वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट ओमेगा टी का वैल्यू आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, और 30 डिग्री दिया हुआ है ओमेगा टी। थीटा का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ओमेगा टी साइन थीटा मतलब ओमेगा टी 30 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल्स टू 10 साइन 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 10 इंटू 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। 5 एम्पियर दिया हुआ है क्या, 5 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइन वेव फॉर्म प्रोड्यूसेस द, जो साइन वेव फॉर्म होता है डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड स्मूथेस्ट। ठीक है, तो इसका आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। साइन वेव फॉर्म जो है वो कितना डिस्टरबेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हो गया, एंड स्मूथेस्ट होगा, और आपका इफिशियंसी इसका कितना होगा। ठीक है, पूछ रहा है डिस्टरबेंस और इफिशियंसी कितना होगा साइन वेव फॉर्म में। ठीक है, तो साइन वेव फॉर्म में जो आपका डिस्टरबेंस होता है वो क्या होता है, लिस्ट होता है। ठीक है, लिस्ट होता है डिस्टरबेंस, और जो आपका स्मूथेस्ट होता है, इफिशियंसी का अगर हम बात करें तो इफिशियंट होता है वेव फॉर्म। ठीक है, जैसे कि आप इन्वर्टर वगैरह भी लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, साइन वेव वाला इन्वर्टर दीजिएगा, ताकि उसमें डिस्टरबेंस जो है क्या होगा कि जैसे लाइट कटेगा, क्या अगर आप घर में अपना इन्वर्टर वगैरह फिक्स किए हैं तो अगर लाइट कटता है तो साइन वाला का रहेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका इन्वर्टर से तुरंत कनेक्शन ले लिया और ये हो गया, डिस्टर्बेंस उसका कम हुआ और एफिशिएंट भी रहता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, साइन वेव फॉर्म जो होता है आपका लिस्ट डिस्टर्बेंस देता है और एफिशिएंट वेव फॉर्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 वोल्टेज AC सोर्स इज सप्लाइड टू अ लोड इम्पिडेंस ऑफ 3-j4 ओम, फाइंड द लोड करंट। लोड करंट का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इम्पिडेंस का जो वैल्यू है, पहले तो इम्पिडेंस का बाद में मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इम्पिडेंस का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3-j4 ओम दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इस इम्पिडेंस का, √3² प्लस 4² तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। आई का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो 15 डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाई R होता है, V बराबर आई आर होता है ना, तो V डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी 5 होगा, V डिवाइडेड बाई Z, तो इसलिए हम 15 डिवाइडेड बाई Z कर दिए। 15 का वैल्यू दिया हुआ है आपका वोल्टेज का वैल्यू, और R हम आपको बार बार बोले कि इम्पिडेंस जो होता है
वो कंबाइंड फॉर्म होता है आपका अपोज करने का, जो करंट को अपोज करता है, तो 5 हो जाएगा, V/Z हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, करंट का वैल्यू 3 एम्पियर मिल जाएगा। पाई का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स Y/X, तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 53.13 डिग्री आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब आप इसका अगर आई एंगल थीटा निकालते हैं तो क्या होता है कि 3 cos 53.13 प्लस j इंटू साइन 53.13, इसमें भी r होगा, r पूरा का पूरा कॉमन रहेगा। तो इसका वैल्यू आप अगर आप निकालते हैं, इसका वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 3 इंटू कॉस 53.13 प्लस 3 इंटू साइन 53.13, और ये है आपका z। तो ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 1.8 प्लस j इंटू 2.4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसका आंसर होगा, 1.24 एम्पियर हो जाएगा। ये वैल्यू जो है आपका कॉस 53.13 का जो वैल्यू है वो होता है आपका साइन 36.86, ये दोनों का इक्वल वैल्यू होता है, और 0.6 होता है, 3/5 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो पता नहीं इसमें दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको याद भी रखना पड़ेगा इस वैल्यू को। साइन 53.13 इक्वल्स टू कॉस 36.86, इसका वैल्यू होता है 0.8 इक्वल्स टू 4/5 होता है। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। तो ठीक है, इसका आंसर आपको पता चल गया। और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एक्सप्रेस्ड एज इज 8 sin ω2 प्लस 6 sin 2ωt। ठीक है, इसका आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा इसका, आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू, अगर ई दिया हुआ है आपका 8 sin ω t प्लस 6 sin 2ωt, इसका अगर हम V1 का वैल्यू निकालें तो V1 दिया हुआ है 8 sin ω t। ठीक है, तो V1 आरएमएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/√2 हो जाएगा। अब देखिएगा साइन वेव फॉर्म में a/√2 होता है। ठीक है, अभी जस्ट हम बताएं V2 इक्वल्स टू 6 sin 2ωt, तो V2 आरएमएस कितना हो जाएगा, V2 आरएमएस 6/√2 हो जाएगा। ठीक है, 6/√2 हो जाएगा। अब आप वी आर एम एस निकालते हैं दोनों को कंबाइंड, तो V1 RMS का होल स्क्वायर प्लस V2 RMS का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8/√2 का स्क्वायर प्लस 6/√2 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो √50 हो जाएगा, तो 5√2 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, 5√2 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, two sinusoidal current are given by the equation I1 equals to 10 sin ω2 plus pi/3, IT equals to 15 sin ω t minus pi/3, the phase difference between them, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। तो अल्टरनेटिंग करंट का साइनसोइडल वेव में इक्वेशन होता है I इक्वल्स टू IM इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है। ठीक है, आई एम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और पिक वैल्यू होगा, एफ जो होगा फ्रीक्वेंसी होगा, और फाई जो होगा आपका फेज एंगल होगा। तो फेज एंगल पहला वाला में दिया हुआ है आपका π/3, I1 का फेज एंगल थीटा जो है वो I1 में आपका दिया हुआ है π/3, और I2 में जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है -π/4। ठीक है, मतलब ये जो है आपका 180 डिवाइडेड बाई 3 60 डिग्री आ गया, और ये आपका आ गया -45 डिग्री आ गया। ठीक है, -45 डिग्री। अब आपको फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए डायरेक्टली क्या करिएगा, 60 माइनस ऑफ -45, तो इसका वैल्यू आएगा 105 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर, तो 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो इसका 105 डिग्री आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है IM/2 एंड एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड अल्टरनेटिंग करंट IM/5 दिया हुआ है, देन द फॉर्म फैक्टर ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफाइड। तो फॉर्म फैक्टर का हम फार्मूला आपको बताए थे, फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू कितना दिया हुआ है, IM/2 दिया हुआ है, एवरेज वैल्यू दिया हुआ है IM/π दिया हुआ है, तो इसका आंसर फॉर्म फैक्टर का क्या आ जाएगा, π/2 होता है, π/2 आ जाएगा इसमें, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाई प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है,
प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टर में जो एवरेज पावर होता है, प्योर इंडक्टर में जो एवरेज पावर होता है वो क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है। ठीक है, एवरेज पावर का जो फार्मूला होता है वी आई कॉस फाई होता है। जो वहाँ पे की जो वी आर एम एस और आई आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड करंट है, जो कि एसी वोल्टेज और एसी करंट बोल सकते हैं इसको। और फाई क्या है, फेज डिफरेंस या फिर फेज एंगल है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट करंट क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है आपका इनपुट और आउटपुट करंट में पाई बाई 2 होता है। ठीक है, पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 निकालिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो पी एवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आप देख सकते हैं 3 फेज एडमिटेंस दे दिया हुआ है, लोड ऑफ इम्पिडेंस इच 6.J9 सप्लाइड थ्रू अ लाइन हैविंग इम्पिडेंस ऑफ 1 प्लस J2। द सप्लाई वोल्टेज इज 400 वोल्ट और इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ। डिटरमाइन द लाइन करंट निकालना है। ठीक है, सिंपली आपको पता है कि यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले दिया क्या क्या है, लोड इम्पिडेंस दिया हुआ है। तो लोड इम्पिडेंस हम यहाँ पे लिख दिए, कितना दिया हुआ है, 6 प्लस J इंटू 9 दिया हुआ है। लाइन इम्पिडेंस दिया हुआ है, लाइन इम्पिडेंस शॉर्ट लिख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा। लाइन इम्पिडेंस का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस J इंटू 2 दिया हुआ है। टोटल इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, टोटल इम्पिडेंस अगर आपसे पूछे तो टोटल इम्पिडेंस 6 प्लस 1 7 प्लस 9 प्लस 2 11 J, ये आपका टोटल इम्पिडेंस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा टोटल इम्पिडेंस का, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पिडेंस, टोटल इम्पिडेंस, इम्पिडेंस ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालिएगा, देखिए निकाल के कितना आता है, इसका वैल्यू निकाल के देखिए कितना आता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 13.038 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्ट, निकालना क्या है, करंट निकालना है, लाइन करंट। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3 इंटू 13.038 17.7 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, लाइन करंट बाई रूट 3 होता है, भी भाई ये आपका जो रूट 3 इंटू ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है 17.7 एम्पियर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हेन अ 3 फेज सिस्टम इज बैलेंस्ड देन द न्यूट्रल वायर कैरीज। अगर 3 फेज जो सिस्टम है बैलेंस्ड होगा, ठीक है, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट उसमें होगा, क्योंकि जो बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता है, बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम डज नॉट कंटेन अ न्यूट्रल पॉइंट एंड इज अ 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो बैलेंस सिस्टम जो होता है वो कोई भी डज नॉट कंटेन अ न्यूट्रल पॉइंट, द न्यूट्रल वायर कैरीज नो करंट, उसमें कोई भी करंट नहीं रहेगा। ठीक है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसमें कि एज द balanced system does not contain a neutral point, does not contain a neutral point, does not contain a neutral point, the neutral wire carries, the neutral wires carries no current। ठीक है, और इसमें कुछ कंसेप्ट है उसको भी आप लिख लीजिए, और इसमें कुछ कंसेप्ट है उसको भी लिखिए। जो बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता है, द बैलेंस्ड ठीक है, तो बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम डज नॉट कंटेन अ न्यूट्रल पॉइंट एंड इट हैज ए 3 वायर सिस्टम, ये हो गया। बट अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम क्या होता है, विच इज ए न्यूट्रल पॉइंट कंसिडर्ड एज ए अनबैलेंस सिस्टम उसको बोलते हैं। और जबकि जो डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस एंड अनबैलेंस सिस्टम जो होता है,
डज नॉट हैव अ न्यूट्रल पॉइंट, उसमें आपका न्यूट्रल पॉइंट नहीं रहेगा। डेल्टा कनेक्टर सिस्टम इज ए 3 वायर सिस्टम एंड इट हैज ओनली 3 फेज और इट डज नॉट कंटेन अ न्यूट्रल पॉइंट। तो ये आप याद रखिएगा, मतलब डेल्टा में तो होता ही नहीं है न्यूट्रल पॉइंट, चाहे वो बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, जबकि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसमें कि अनबैलेंस सिस्टम होता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हेन अ 3 फेज सिस्टम इज बैलेंस देन द न्यूट्रल वायर कैरीज। ठीक है, व्हेन अ 3 फेज नो करंट, तो इसका तो हो ही जाएगा, वही चीज़ बताएं हम अभी। द इम्पीडेंस of a circuit is given by Z equals to 3 plus J4, its conductance will be। ठीक है, तो इम्पीडेंस J इक्वल्स टू R प्लस J इंटू एक्स होता है, R प्लस माइनस J इंटू एक्स होता है। यहाँ पे जो R होता है वो आपका रेजिस्टेंस होता है और आपका जो J एक्स होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। ठीक है, रिएक्टेंस होता है। उसी तरह अगर हम एडमिटेंस बोले y इक्वल्स होता है G प्लस J इंटू बी प्लस माइनस, यहाँ पे जो G होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा, रिवर्स, रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होगा। और आपका जो B होगा, वो क्या होगा, सस्पेक्टेंस होगा, सस्पेक्टेंस होगा। ठीक है, सस्पेक्टेंस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू होता क्या है एक्चुअली, अब पहले भी हम बार बार बता चुके हैं, क्योंकि 1/z होता है। एडमिटेंस इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए j इक्वल्स टू 3 प्लस जेड इक्वल्स टू 3 प्लस जे इंटू 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/z, मतलब 1/3 प्लस जे इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1/3 प्लस J4 को हम रेशनलाइज करते हैं 3 माइनस J4 से मल्टीप्लाई करके, नीचे में भी 3 माइनस J4 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा ही कर सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करिएगा तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऊपर में 3 माइनस J इंटू 4 आ जाएगा, नीचे में 3 प्लस J इंटू 4 इंटू 3 माइनस J इंटू 4 ये हो जाएगा। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि जे का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका -1 होता है जे स्क्वायर का, तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 9 प्लस 16 ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई 25 माइनस ऑफ जे इंटू 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 25, ये आपका एडमिटेंस आ गया। ठीक है, ये आपका एडमिटेंस आ गया। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन के साथ। y इक्वल्स टू जो आपका एडमिटेंस था, y इक्वल्स टू जी प्लस जे इंटू बी था। ठीक है, g का वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करिएगा तो 3/25 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, कंडक्टेंस ही पूछ रहा है। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनता है और इसी तरह से बनाना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसी फंडामेंटल से क्वेश्चन करा रहे हैं आपका। ठीक है, एसी फंडामेंटल से, अ सर्किट हैज an impedance of 22 ohm and drawing a current of 10 ampere at 0.8 power factor lagging, which one of the following will be the apparent power। ठीक है, तो apparent power का जो फॉर्मूला होता है, apparent power जो होता है, और एक कम्प्लेक्स पावर भी बोलते हैं इसको, ये आपका एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू पी प्लस जे इंटू क्यू होता है। ठीक है, ये वोल्ट एम्पियर में हम इसको करेंगे। ठीक है, और ये आपका अगर हम इसी में बोल दें कि एपरेंट पावर क्या होगा, ठीक है, एस इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है। इसको और भी हम लिख सकते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड, सेम उसी टाइप का है। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वी इंटू आई, अब वी की जगह पे वी आर एम एस हो गया, आई की जगह पे आई आर एम एस, वी आई स्क्वायर आर होता है तो आई स्क्वायर आर की जगह पे ये आपका इम्पिडेंस हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ पे एक्टिव पावर। अगर आप देखिएगा एक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस
इंटू कॉस फाई होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको इसे लिख सकते हैं IRMS का स्क्वायर इंटू ये आपका जे का मैग्नीट्यूड कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, IRMS का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टिव पावर क्या होगा, रिएक्टिव पावर क्या होगा, Q इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई होगा। ठीक है, साइन फाई होगा, रिएक्टिव में साइन फाई होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं IRMS का स्क्वायर इंटू साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, लेकिन निकालना क्या है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है Z इक्वल्स टू दिया हुआ है 22 ओम। ठीक है, IRMS जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 एम्पियर और कॉस फाई का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है। तो S इक्वल्स टू क्या लिखेगा, 10 स्क्वायर इंटू IRMS कितना है, IRMS जो हो गया 10 का स्क्वायर इंटू Z आपका 22 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.2 किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। ये आपका एपरेंट पावर आ गया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सीरीज RLC सर्किट, in a series RLC circuit that is operating above the resonant frequency then the current। ठीक है, अब देखिए सीरीज RLC सर्किट है, सीरीज RLC सर्किट, RLC सर्किट मतलब रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, इंडक्टर कैपेसिटर ये सब है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सीरीज RLC सर्किट जो नेट इम्पीडेंस हो जाएगा, जेड का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका R प्लस जे इंटू XL माइनस XC होगा। XL क्या होगा, ये आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा। XL क्या है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है XL का ओमेगा इंटू एल होगा। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा 1/ओमेगा C हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका रेजोनेंस कर्व है, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, RLC सर्किट दैट इज ऑपरेटिंग अबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट के ऊपर में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर में होता क्या है, जो आपका करंट है वो लैग्स करेगा अप्लाइड वोल्टेज का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैग्स द अप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ऐसा देखिए जैसे आप एक डायग्राम बनाते हैं, आप तो सब कुछ समझ लीजिए, हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, ये आपका फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको इस वाले वाई एक्सिस पर रिएक्टेंस मिलेगा ओम में, रिएक्टेंस ओम में है। ठीक है, देखिए ये आपका XL है, XL जो कि ओमेगा एल है, और XC जो है वो 1/ओमेगा C है। तो ये ओमेगा C का कर्व हो गया, ये XL का कर्व है। ये दोनों जाके एक जगह पे जब XL इक्वल्स टू XC हो जाएगा तो वहीं पे रेजोनेंस का कंडीशन आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इधर इस वाले पोर्शन में क्या है, XC का वैल्यू ज़्यादा है तो कैपेसिटी, मतलब ऐसे भी आपको पता चल रहा है कि जिसका वैल्यू ज़्यादा उसका बोल वाला ज़्यादा होगा तो कैपेसिटिव हो जाएगा। और इसका इधर क्या है, XL ज़्यादा है, ऊपर में देख रहे हैं कैसे ज़्यादा दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन देखिए, इधर के वाले पोर्शन में XC यहाँ है, XL यहाँ है, तो कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला तो कम है। ठीक है, तो इधर XL ज़्यादा है, XC कम है, तो इधर इंडक्टिव हो जाएगा, इधर कैपेसिटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, इन ए सीरीज RLC सर्किट दैट इज ऑपरेटिंग अबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज होगा, करंट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो लिखे यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखेगा तब समझ में आएगा आपको। यहाँ पे बिलो द, आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट द अबोव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ठीक है, XL का वैल्यू क्या है, हाई है,
एक्सएल अबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये है आपका इसके ऊपर में, इसके ऊपर में जो एक्सएल का वैल्यू है वो हाई है, ठीक है। इसके नीचे में देखिए, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दे रहा है? दिख रहा है। ये आपका रेजोनेंस है, रेजोनेंस के ऊपर में एक्सएल का वैल्यू हाई है इस साइड में, और नीचे में क्या है, एक्ससी का वैल्यू। ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, इसके इधर देखिए ये आपका बियॉन्ड हो जाएगा, ये आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सएल का वैल्यू हाई है, तो एक्सएल का वैल्यू हाई है और एक्ससी का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे एट द अबोव फ्रीक्वेंसी, अबोव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, और एक्ससी का वैल्यू क्या होगा, लो होगा। तो इस केसेस में जो सर्किट होगा बिहेव्स लाइक एन इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। और आप हमेशा याद रखिएगा कि इंडक्टिव सर्किट जो होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट होता है, इसमें लैगिंग पावर फैक्टर होता है, और जो करंट होगा वो लैग करेगा अप्लाइड वोल्टेज का, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो एक्सएल का वैल्यू होगा वो क्या होगा, लो होगा, और एक्ससी का क्या होगा, हाई होगा। बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसके बिलो मतलब इसके इधर जो आपका एक्ससी का वैल्यू है वो हाई है, देखिए, और एक्ससी का वैल्यू जो है वो हाई है और एक्सएल का वैल्यू क्या है, लो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, एक्सएल लो और एक्ससी हाई, तो इसमें क्या होगा, सर्किट बिहेव्स लाइक कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। और इसमें कैपेसिटिव सर्किट जो होता है लीडिंग पावर फैक्टर होता है, इसमें क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। और एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्सएल का जो वैल्यू होगा वो एक्ससी के बराबर होगा, तो इसमें क्या होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक्सएल और एक्ससी माइनस में जो होता है वो टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा लैक्स द अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ करंट एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट इज अफेक्टेड बाय द वैल्यू, ठीक है। तो आरएलसी सर्किट है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों होगा, लेकिन रेजोनेंस पे एक्सएल का वैल्यू एक्ससी के बराबर हो जाएगा। तो आपका आरएलसी सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है जेड इक्वल्स टू आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस पे जो एक्सएल का वैल्यू होगा वो एक्ससी के बराबर हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई इक्वल्स टू वी बाई जेड होगा, मतलब वी बाई आर होगा, मतलब जो वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो इसका आर हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सीरीज आरएलसी सर्किट हैज ए कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.018 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रो हेनरी और 10 ओम्स, व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 0.018 माइक्रोफैराडे, ठीक है। इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 2 हेनरी दिया हुआ है, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम दिया हुआ है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट एल सी हो जाएगा, तो 1/2 पाई रूट एल सी का वैल्यू, एल का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻³ माइक्रो आपका हेनरी दिया हुआ है, तो इंटू, और जो आपका सी का वैल्यू है माइक्रो फैराडे दिया हुआ है, तो 0.018 इंटू 10⁻⁻6 हो जाता है, सॉरी ये मिली है, ये आपका क्या है, माइक्रो है, ठीक है। तो 10⁻³ मिली में 10⁻³ से मल्टीप्लाई -3 से, और इसमें 10⁻⁻6 से होता है मल्टीप्लाई, तो इस ये वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा तो 26.52 किलो हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये 26.52 किलो हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन
इफ एन एसी सर्किट इज सप्लाइड विथ एन एक्टिव पावर ऑफ 500 वाट एंड रिएक्टिव पावर ऑफ 500 VAR, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लोड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। तो लोड पावर फैक्टर जो होता है एसी सर्किट में, लोड पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है, लोड पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो आपका cos फाई होता है, ठीक है। तो cos फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय लोड, टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय लोड, इसको हम P से डिनोट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल अपरेंट पावर, टोटल अपरेंट पावर, इसको हम S से लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, ये क्या होगा, तो ये आपको पहले निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। एक्टिव पावर दिया हुआ है 500 वाट, तो P इक्वल्स टू 500 वाट हो जाएगा। Q इक्वल्स टू रिएक्टिव पावर दिया हुआ है 500, ये भी आपका 500 दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई टोटल अपरेंट पावर आपका 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब टोटल अपरेंट पावर जो होता है वो P² प्लस Q² का अंडर रूट होता है। इस का जो वैल्यू होगा P² प्लस Q² का अंडर रूट होता है, ठीक है। और P तो आपका टोटल एक्टिव पावर है ही, और ये आपका अपरेंट पावर, S इक्वल्स टू √P² प्लस Q²। तो यहाँ पे 1/√2 आ गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी RLC if its bandwidth is 30 हर्ट्ज, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज, तो वैल्यू क्या होगा इसका यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए RLC सर्किट है, तो अगर आप करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, ये है आपका करंट का वैल्यू, ये है आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, F0 से डिनोट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका F2 है, ये आपका क्या है, F1 है, ठीक है। ये यहाँ का जो आपका हायर फ्रीक्वेंसी पे होगा वो Im/√2 होगा, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, Im होगा। और ये आपका F1 पे Im/√2 होगा, F2 पे भी Im/√2 होगा। तो आपको बैंडविड्थ अगर आपको निकालना है तो बैंडविड्थ इक्वल्स टू क्या होता है, बैंडविड्थ इक्वल्स टू F0 डिवाइडेड बाई Q होता है, इक्वल टू F2 माइनस F1, ये इसके बीच का डिस्टेंस, इक्वल्स टू R/L भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे Q क्या है, क्वालिटी फैक्टर है, और F0 क्या है, Q क्या है आपका क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है। और F0 क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब F1 का वैल्यू अगर आप निकालते हैं यहाँ से तो F0 माइनस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई 2, और F2 का वैल्यू निकालेंगे तो F0 प्लस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है 1 हर्ट्ज और बैंडविड्थ दिया हुआ है, तो क्वालिटी फैक्टर आप निकाल लीजिएगा क्या, क्वालिटी फैक्टर सबसे पहले तो आप बैंडविड्थ दिया ही हुए हैं, तो क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई Q। तो डायरेक्टली अब अगर हम ये तामझाम नहीं भी बनाते तो भी यहाँ पे डायरेक्टली 1 दिया हुआ है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाई 30 करते तो यहाँ पे हम मेरा क्वालिटी फैक्टर आ जाता 1/30। लेकिन हम ये सब बता दिए कि अगर आपको हायर फ्रीक्वेंसी बोलेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो आप कैसे निकालिएगा, इस फार्मूला से आप देख सकते हैं, ऐसे आप निकालिएगा। F1 इक्वल्स टू F0 माइनस बैंडविड्थ बाई 2, और F2 इक्वल्स टू F0 से ज़्यादा होगा तो प्लस बैंडविड्थ बाई 2 हो जाएगा। बैंडविड्थ इक्वल्स टू F0 बाई Q, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर अ सीरीज RLC सर्किट सेलेक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो सेलेक्टिविटी जो होता है रेशियो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ का, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
द डायनेमिक इम्पीडेंस ऑफ आर एल एंड सी पैरेलल एट रेजोनेंस इज। ठीक है, तो डायनेमिक इम्पीडेंस ऑफ एन आर एल एंड सी पैरेलल एट रेजोनेंस इज। ठीक है, तो डायनेमिक जब इम्पीडेंस निकालिएगा जेड का वैल्यू, तो ये होता है 1/y होता है। ठीक है, सॉरी 1/y होगा, तो यहाँ पे L/RC हो जाएगा। ठीक है, L/RC हो जाएगा। देखिए हमेशा आपका जो डायनेमिक इम्पीडेंस होता है, लिखिए आप एक तरह से उसके बारे में, डायनेमिक इम्पीडेंस क्या होता है। डायनेमिक इम्पीडेंस क्या होता है? It is an impedance offered by the network to the source under resonance condition. It is an impedance. It is an impedance. दोस्तों अगर आपने अभी तक सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, इतना एफर्ट लगा के अगर आपको वीडियो दे रहे हैं तो आप जरूर से जरूर शेयर जरूर करिए। जो भी आपके सर्किल में जो भी ग्रुप्स होगा, चाहे वो टेलीग्राम होगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप होगा, या फिर जो भी आपके फ्रेंड ये सब एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जरूर से जरूर शेयर करिए। ठीक है, रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम आ रहा है तो मनोबल मेरा टूट रहा है, और हो सकता है वीडियोस में बनाने में दिक्कतें हों। क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, कितना मेहनत करने के बाद भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। इट इज़ एन, देखिए डायनेमिक इम्पीडेंस क्या है? इट इज़ एन इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द नेटवर्क, ऑफर्ड बाय द नेटवर्क, ठीक है, टू द सोर्स अंडर रेजोनेंट कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे आर एल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आर एल कॉम्बिनेशन इन ए पैरेलल टू द कैपेसिटर सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये इस टाइप का दिया हुआ है, आर और एल जो होगा वो एक साथ होगा। ये आपका एल हो गया, ये आपका क्या होगा आर हो गया, और इसके साथ जो कैपेसिटर दिया हुआ है वो पैरेलल में दिया हुआ है। ये सी है, ये आपका एल है, ये आपका क्या है आर है। ठीक है, ये आपका टर्मिनल हो गया इसका। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू अगर आप निकालिएगा इम्पीडेंस का, तो वाई सी प्लस वाई एल आर का आपका सीरीज में होगा, और वाई सी आपका ये अलग से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू अगर आप निकालते हैं तो j इंटू ओमेगा सी, वाई सी का वैल्यू प्लस 1/j ओमेगा एल प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे j ओमेगा सी, अब इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो r माइनस j इंटू ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका y का वैल्यू आएगा r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस j इंटू ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब एट रेजोनेंट कंडीशन पे क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन पे जो ओमेगा सी होगा वो किसके बराबर होगा, ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया, जो आपका आरएलसी सर्किट था, आरएलसी में आपका आर एल एक साथ है और सी जो है वो पैरेलल में है इसके साथ में। ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ दिया। अब ये 1/1 है क्योंकि ये सीरीज में है, तो यहाँ पे 1/j ओमेगा एल प्लस आर हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करके रेजोनेंस कंडीशन पे ये मेरा वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर आप ओमेगा का वैल्यू आप निकालते हैं, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू निकालिएगा तो 1/LC रूट LC 1 माइनस आर स्क्वायर C/L होगा। ठीक है, अब ये जो W का इक्वेशन है आप इस इक्वेशन में पुट करिएगा, जो y आप निकाले यहाँ पे r/r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस j इंटू ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसमें अगर ये ओमेगा का वैल्यू पुट करिएगा इसमें, तो y इक्वल्स टू क्या आपको मिलेगा, CR/L मिलेगा। ठीक है, तो आपका इम्पीडेंस जो हो जाता है 1/y हो जाता है, तो 1L/y क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा। ये जो था, ये आपका y का जो था, ये क्या था, ये आपका एडमिटेंस था, एडमिटेंस था। ठीक है, आप सिंपली इसमें सिर्फ ये भी याद रख सकते हैं कि आपका जो डायनेमिक इम्पीडेंस होता है वो कितना हो जाएगा, L/RC होगा। L/ क्या होगा, RC हो जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
and in an inductive circuit the active and reactive component of the line current are equal then its power factor is। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे आपको हम ये चीज बताएं कि एसी सर्किट में एसी सर्किट में एसी सर्किट में ठीक है, आपका जो लोड पावर फैक्टर है, एसी सर्किट में जो लोड पावर फैक्टर है, ठीक है, आपको हम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। ये आपका एसी फंडामेंटल्स से क्वेश्चन है, आप सिलेबस में देखिएगा तो एसी फंडामेंटल्स दिया हुआ है, तो आपको हर चीज़ बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ये सब भी बता रहे हैं। ठीक है, तो लोड पावर फैक्टर कॉस फाई का एक ही चीज़ है, बार बार आपको याद हो जाएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम्ड। टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम्ड, ये हम बहुत बार, ये अभी तक हम 3 बार बता चुके हैं। टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय लोड जो कि P होता है डिवाइडेड बाय टोटल एपारेंट पावर। टोटल एपारेंट पावर जिसका जो कि S होता है, इससे हम दिखा दिए यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल एपारेंट पावर S का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, P² प्लस Q² होता है। ठीक है, P जो है आपका टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम्ड, टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम्ड, और जो Q होगा वो क्या होगा, टोटल रिएक्टिव पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, और जो लोड फैक्टर कॉस फाई होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कॉस फाई इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई रूट P² प्लस Q², क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, P बाई एस लिखे हैं। कॉस फाई इक्वल्स टू P बाई एस, तो P बाई रूट P² प्लस Q²। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन में देखिए लोड पावर फैक्टर P डिवाइडेड बाई, अगर P और Q इक्वल हो जाता है तो क्या आएगा, √2P आएगा, तो P कैंसिल हो जाएगा। कॉस फाई है यहाँ पे, कॉस फाई P कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 1/√2। तो कॉस फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस फाई का वैल्यू 0.707 आएगा। ठीक है, कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा, 0। ये देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ लाइन करंट आर इक्वल, मतलब P इक्वल्स टू Q, P इक्वल्स टू Q होगा तो कॉस फाई का वैल्यू कितना होगा, ये आप सब याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल जल्दी ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम मैकेनिकल के पे भी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कंबाइंड पढ़ाएंगे आप लोग को। सिविल का ऑलरेडी चल रहा है, सिविल का भी आप लोग देखिए। ठीक है, सिविल का सॉइल मैकेनिक्स का कराया है, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। सॉइल मैकेनिक्स का चला रहे हैं। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स ये भी आपका क्या है, जनरल इंजीनियरिंग में पूछ रहा है आपका। सॉइल मैकेनिक्स के बाद आपका सर्वेइंग पढ़ाए हैं, उससे भी जनरल इंजीनियरिंग पूछ रहा है, तो ये भी है आपका। उसी तरह से हम सारे का क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव एक प्लेलिस्ट बना होगा सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव, तो उसको भी आप जरूर देखिए। लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, उसको भी देखिए, साइंस वाला। ठीक है, तो बस क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। और हाँ, एक चीज़ आपको करना है, शेयर जरूर करना है। ठीक है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल के ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, जरूर शेयर करिए। ठीक है, जरूर से जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।